देखो, अब हम क्लास 9th के ना क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करने जा रहे हैं। कुछ प्राइवेट स्कूल्स के क्वेश्चन एग्ज़ाम्स हो चुके हैं ना, तो इसलिए हम उन पेपर को सॉल्व कर लेते हैं। तो जिनका एग्ज़ाम हो गया, वो तो रहने दीजिए, और जिनका नहीं हुआ, सो प्लीज़ इन क्वेश्चंस को करके जाइएगा, ठीक है? इनमें से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऐसे हैं जो कि आ सकते हैं एग्ज़ाम में। सो आपको 2 या 3 पेपर को सॉल्व करवा दूँगा, वो मोर देन इनफ हो जाएगा, ठीक है? तो जिनका हो गया है, कोई बात नहीं, जिनका नहीं हुआ, वो तो मस्ट देखना ही देखना है आपको, ठीक है? तो पहले में क्या बोला है देखो, द डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रूट 2। आपको पता है कि जो रूट 2 होता है, वो एक इरेशनल नंबर होता है। रूट 2 कैसा होता है? ये एक इरेशनल नंबर है, ठीक है? रूट 2 इज एन इरेशनल नंबर। और हम सबको पता है कि जो इरेशनल नंबर होता है, वो ना ही टर्मिनेट करता है, नॉट टर्मिनेटिंग, ना ही टर्मिनेट करता है, और ना ही वो रिपीट करता है, ठीक है? तो इरेशनल नंबर्स की खास बात यही होती है कि जो आपके इरेशनल नंबर्स होते हैं, वो ना ही टर्मिनेट करते हैं और ना ही रिपीट करते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रीअकरिंग। रीअकरिंग का मतलब भी होता है रिपीट करना, ठीक है? रीअकरिंग का मतलब जो बार बार आता है, लेकिन इरेशनल नंबर में आपके नंबर्स रिपीट नहीं करते हैं, ठीक है? तो ऑप्शन सी सही है। फिर बोला है बिटवीन एनी टू रैशनल नंबर, किन्हीं दो रैशनल नंबर के बीच में, जैसे मान लो मैंने 3 और 4 ले लिया, ये दोनों के दोनों रैशनल नंबर है। इनके बीच में आपको इनफाइनाइट इनफाइनाइट या इनफाइनाइटली मैनी रैशनल नंबर्स मिल सकते हैं, ठीक है? इसको इनफाइनाइटली कर लेना, इनफाइनाइटली मैनी रैशनल नंबर्स मिल सकते हैं। समझ में आया कि नहीं आया? तो इसमें क्या आएगा? इनफाइनाइट रैशनल नंबर्स, एग्जैक्टली वन रैशनल नंबर, नो रैशनल नंबर, फाइनाइट रैशनल। तो इनफाइनाइटली मैनी रैशनल नंबर्स आएंगे, ठीक है? आगे चलते हैं। बोला है कि पी बाय क्यू फॉर्म में आप रिप्रेजेंट करिए 0.9 को। तो आपको पता है 0.9 को अगर मुझे पी बाय क्यू फॉर्म में कन्वर्ट करना है, डायरेक्ट इस पॉइंट को हटाओ, अपॉन में 10 आ जाएगा, 9/10। समझ में? कोई दिक्कत नहीं। अब इसमें कुछ लोग सोचेंगे ना 0.9 को हम एक्स मानते हैं, बच्चे वो वाला जो एक्स मानने वाला कॉन्सेप्ट है, वो आपका इरेशनल नंबर में आता है, इरेशनल नंबर में। तो ना ये इरेशनल नंबर हो जाए या रैशनल नंबर हो जाए, ठीक है? रैशनल नंबर, सर इरेशनल नंबर तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि इरेशनल नंबर को तो आप पी बाय क्यू की फॉर्म में लिख ही नहीं सकते। तो सॉरी, ये नहीं होता, रैशनल नंबर के लिए होता है, ठीक है? जैसे मान लो मैं आपको एक नंबर देता हूँ 0.969696, ये अगर मैं बोलता हूँ कि इसको आप पी बाय क्यू की फॉर्म में कन्वर्ट करिए, मैं बोलता हूँ इसको पी बाय क्यू की फॉर्म में कन्वर्ट करिए, तब वो एक्स मान के हम करते हैं। समझ में आया? फिर जितने डिजिट रिपीट करता है उस तरफ मल्टीप्लाई करते हैं दोनों तरफ, ठीक है? वो सब कॉन्सेप्ट आपका रैशनल नंबर के लिए होता है। समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है। वैसे तो 0.9 भी आपका रैशनल नंबर ही है, लेकिन 0.9 जो है वो टर्मिनेटिंग डेसिमल है, और टर्मिनेटिंग डेसिमल को पी बाय क्यू की फॉर्म में कन्वर्ट करना बहुत ज़्यादा आसान होता है, ठीक है? इसमें देखो, अब ये नॉन टर्मिनेटिंग रैशनल नंबर था, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, ठीक है? तो इसको पी बाय क्यू फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए आपको ये एक्स वाला कॉन्सेप्ट करना पड़ता है ना, दोनों तरफ फिर मल्टीप्लाई करते हैं, वो करते हैं, ठीक है? तो ऐसा तो ये जो एक्स वाला कॉन्सेप्ट है, समझ सर ने तो बताया था रैशनल नंबर, तो 0.9 भी एक रैशनल नंबर ही है, लेकिन ये टर्मिनेटिंग रैशनल नंबर है, तो इसलिए टर्मिनेटिंग। अब जैसे मान लो एक और एग्जाम्पल पूछता हूँ, 0.9654। अब क्या ये रैशनल नंबर नहीं है? रैशनल नंबर है, लेकिन अगर आपको कोई बोलता है इसको पी बाय क्यू की फॉर्म में कन्वर्ट करो, तो आपको एक्स नहीं मानना है, इसको तो सिंपली पॉइंट हटाओ, नीचे 4 जीरो आ जाएगा। चलो, अब इसको चाहो कट कर दो, सिंपलीफाई फॉर्म में कन्वर्ट कर दो, नहीं तो ये भी आपका आंसर सही है, हो गया पी बाय क्यू की फॉर्म में कन्वर्ट। समझ में आया कि नहीं है? वैसे कभी भी अगर एग्जाम में ऐसा आता है, तो इसको आप क्या करिए, सिंपलीफाई कर दीजिएगा, ठीक है? सिंपलीफाई कर दीजिए। नेक्स्ट, तो इसमें क्या आएगा? 9/10 आएगा। नेक्स्ट में विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रैशनल नंबर? रैशनल नंबर हम सबको पता होता है, √2 हो गया, √3 हो गया, √5 हो गया, इस तरह के आपके जो रूट के अंदर टर्म्स होते हैं, सारे के सारे कहीं ना कहीं इरेशनल नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं, इरेशनल नंबर। आप कुछ लोग बोलेंगे सर √4, बट √4 जो होता है वो रैशनल नंबर होता है, √4 एक रैशनल नंबर होता है। समझ में आया कि नहीं आया? क्योंकि √4 को आप लिख सकते हो 2, ठीक है? तो जिनका आप स्क्वायर रूट नहीं निकाल सकते, जैसे √7 हो गया, √8 हो गया, √10 हो गया, तो इन सभी के आप जो है वो स्क्वायर रूट नहीं निकाल सकते, ठीक है? तो ये सारे के सारे आपके इरेशनल नंबर में होते हैं, ठीक है? सो देखो, इसमें सिर्फ एक ही टर्म ऐसा है जिसके पास √5 है, तो ये आपका इरेशनल हो गया, ये भी आपका इरेशनल हो गया, √5 है।
और देखो इसमें भी रूट 2 है तो ये भी इरेशनल नंबर हो गया, तो सिर्फ इसमें एक ही रैशनल नंबर है, वो है -2/3, क्योंकि इसमें कोई भी रूट वाली टर्म नहीं है। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट में बोला है दी फैक्टराइजेशन ऑफ 4x² + 8x + 3, इसको फैक्टराइज करो। सो मेरे पास क्या है 4x² + 8x + 3, तो इसको फैक्टराइज करो। तो 8x को मैं कैसे लिख सकता हूँ बताओ, 6x + 2x + 3, इसमें क्या कॉमन आ रहा है 2x, तो 2x + 3 बच जाएगा। इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है 1, सो 2x + 3 बच जाएगा। अब इसमें और इसमें क्या कॉमन आ रहा है 2x + 3, यह बच जाएगा 2x + 1। ठीक है, तो ये हो गया फैक्टराइज। तो कौन सा ऑप्शन सही है 2x + 3 2x + 1, ऑप्शन बी। ठीक है, नेक्स्ट पूछा विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो क्यूबिक क्या होता है, किसी भी पॉलिनोमियल को आप क्यूबिक तब बोलते हो अगर उसमें वेरिएबल की पावर 3 हो। ठीक है, वेरिएबल की पावर 3 हो, तो इसमें तो कौन सा पॉलिनोमियल है, ये हाईएस्ट पावर हो, ये मतलब किसी भी पॉलिनोमियल को आप क्यूबिक पॉलिनोमियल तब कहते हो अगर उस पॉलिनोमियल में x की हाईएस्ट पावर 3 हो। अब जैसे एक बताना x की पावर 4 + x की पावर 3 + x² + x, क्या ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है, ये क्यूबिक पॉलिनोमियल नहीं है। क्यों, क्योंकि इसके अंदर जो x की हाईएस्ट पावर है 4 है। ठीक है, और कोई भी पॉलिनोमियल का जो नाम होता है वो उसमें x की हाईएस्ट पावर को देख के दिया जाता है, तो ये क्यूबिक पॉलिनोमियल नहीं है। ठीक है, तो किसी भी पॉलिनोमियल जिसमें x की हाईएस्ट पावर 3 होती है वही क्यूबिक पॉलिनोमियल होता है। तो इनमें कौन है बताओ, ये तो नहीं है, ये है। इस पॉलिनोमियल में देखो x की हाईएस्ट पावर कितनी है 3 है, सो ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है। नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल हैज -3 एज इट्स जीरो। ठीक है, तो बोला इनमें से कौन सा, इनमें से वो कौन सा पॉलिनोमियल है जिसके लिए -3 जो है जीरो का काम करेगा। तो आपको कुछ नहीं करना, एक एक करके सभी पॉलिनोमियल्स के अंदर आपको -3 पुट करना है, और जिस पॉलिनोमियल में -3 पुट करने से वो पॉलिनोमियल जीरो हो जाता है, इसका मतलब -3 जो है वो उस पॉलिनोमियल के लिए जीरो का काम कर रही है। सो पहले वाले में पुट करते हैं। सो पहले वाले में अगर मैं यहाँ पे -3 पुट करूँ तो देखो हमारा आंसर जीरो आ गया, तो इसका मतलब पहले वाले पॉलिनोमियल के लिए -3 जो है वो जीरो का काम कर रही है। नेक्स्ट the conditions that the equation ax + by + c represent the linear equation in two variable। अब बताइए ax + by + c = 0, ये आपका लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है। ठीक है, ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है। इसको आप लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल क्यों कह रहे हो बताओ, इसको आप लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल सिर्फ इसलिए कह रहे हो, टू वेरिएबल तो इसलिए बिकॉज x और y प्रेजेंट है, और इसको लीनियर इसलिए कह रहे हो क्योंकि वेरिएबल्स की पावर 1 है। सुनना है, किसी भी पॉलिनोमियल जिसमें वेरिएबल्स की पावर 1 होती है उसको आप लीनियर पॉलिनोमियल कहते हो। ठीक है, अब बताओ अगर इसमें मैं a को 0 कर दूं, अगर मैं a को 0 कर देता हूँ, a को 0 करने से पूरी x वाली टर्म गायब हो जाएगी, तो क्या ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल हो पाएगी, लीनियर इक्वेशन तो रहेगी क्योंकि अगर x गायब भी हो जाता है तो y की पावर 1 रहेगा, वेरिएबल की पावर तब भी 1 है, लेकिन ये टू वेरिएबल नहीं हो पाएगा। अगर मैं b को 0 कर दूं तो b को 0 करने से y ये वाली पूरी टर्म गायब हो जाएगी, और ये वाली पूरी टर्म गायब हो जाएगी, तब ये टू वेरिएबल नहीं रह पाएगा क्योंकि तो y तो हट जाएगा, सिर्फ x बचेगा। ठीक है, तो इसका मतलब ना तो मैं a को 0 कर सकता हूँ और ना मैं b को 0 कर सकता हूँ, क्योंकि अगर इन दोनों में से हमने किसी को भी 0 कर दिया या दोनों ही को अगर 0 कर दिया तो ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल नहीं रह पाएगा। ठीक है, बाकी आप c को 0 कर दो, c को अगर आप 0 कर भी दोगे तो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि एक्स वाई तो रहेंगे, एक्स वाई के रहने से टू वेरिएबल हो जाएगा और लीनियर इक्वेशन तो ये है ही। ठीक है, तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही है, देखो ए और बी को हम 0 कर सकते हैं, बिल्कुल नहीं कर सकते क्योंकि ए और बी को अगर 0 कर दिया तो एक्स और वाई गायब हो जाएंगे, और एक्स और वाई गायब होने से ना तो ये लीनियर इक्वेशन रह पाएगा और ना ही ये टू वेरिएबल में रह पाएगा। ठीक है, दूसरा बी को 0 कर देते हैं, बी शुड नॉट इक्वल टू 0 एंड ए इक्वल टू 0, नहीं ए को भी हम 0 नहीं कर सकते। इसमें बोला है कि बी को आप 0 ले लो लेकिन ए को 0 मत लो, ये भी ऑप्शन सही नहीं है। तो इसमें ऑप्शन नंबर डी सही है, ना तो ए को हम 0 ले सकते हैं और ना ही बी को हम 0 ले सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हाउ मेनी लाइन्स कैन पास थ्रू अ सिंगल पॉइंट। एक सिंगल पॉइंट से हमेशा इनफाइनाइट लाइन्स पास हो सकती हैं, सुन में, तो इनफाइनाइट लाइन पास होती हैं। तो इसमें ऑप्शन क्या है
बी। नेक्स्ट, इन द गिवन फिगर द वैल्यू ऑफ एक्स। देखो हमें पता है कि इस एंगल और इस एंगल का सम कितना आएगा, 180 डिग्री आएगा लीनियर पेयर से। इस एंगल का और इस एंगल का सम कितना आएगा, 180 डिग्री। तो सॉल्व करते हैं। देखो सो 4x माइनस 10 प्लस एक्स, इन दोनों का सम कितना आएगा, 180 डिग्री आएगा। 4x प्लस एक्स कितना हो गया, 5x। 10 को उधर लेके जाओगे 190 हो जाएगा। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आएगी, 5 3 सा 15, 5 8 सा 40। तो x की वैल्यू आएगी 38। तो ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट, क्लास मार्क ऑफ द क्लास। देखो यहाँ पे आपको एक इंटरवल दिया गया है 90 से 120, आपसे इसका क्लास मार्क पूछा है। क्लास किसी भी इंटरवल का अगर आपको क्लास मार्क निकालना है तो लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइड बाय 2। तो 120 के अंदर 90 ऐड करोगे तो 210 आएगा, और 210 को 2 से डिवाइड करोगे तो 105 आएगा। ठीक है, तो इसमें आएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, इफ द एंगल ऑफ द ट्रायंगल इज इक्वल टू द सम ऑफ टू अदर एंगल्स देन द ट्रायंगल इज। अब देखो मान लेते हैं हमारे पास एक ट्रायंगल है, मान लेते हैं हमारे पास एक ट्रायंगल है, ठीक है, ए बी सी। ठीक है, बोला गया अगर ट्रायंगल का एक एंगल जो है वो ट्रायंगल के दोनों एंगल्स के सम के बराबर है। सो मान लेते हैं कि ट्रायंगल का एंगल जो ए है ना, वो एंगल बी प्लस एंगल सी के क्या है, बराबर है। तो हमें बताना है ये किस तरह का ट्रायंगल हुआ, हमें टाइप ऑफ ट्रायंगल बताना है, टाइप ऑफ ट्रायंगल बताना है। देखो अगर ये ट्रायंगल है तो इसके तीनों एंगल्स का सम कितना होगा, 180 डिग्री। ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 180 डिग्री होगा। और हमें पता है कि जो ए है वो बी प्लस सी के बराबर है, तो क्या मैं ए की जहाँ पे बी प्लस सी लिख सकता हूँ, जैसे कर लो। बी प्लस सी हमारे पास किसके बराबर है, ए के बराबर है। सो ए प्लस एंगल ए इक्वल टू 180 डिग्री। ए प्लस ए कितना हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ ए इक्वल टू 180 डिग्री। तो यहाँ से एंगल ए कितना आ गया, 90 डिग्री। मतलब ट्रायंगल के अंदर एंगल ए हमारे के पास क्या है, 90 डिग्री है। और कोई भी ट्रायंगल जिसके अंदर एक एंगल 90 डिग्री होता है उसको आप क्या बोलते हो, राइट एंगल ट्रायंगल। तो देखते हैं ऑप्शन कौन सा सही है इसके अंदर, विच ऑप्शन इज ट्रू। ऑप्शन डी, राइट एंगल ट्रायंगल। नेक्स्ट में, ठीक है, ये तो यूक्लिड का है, ठीक है, इसको देख लेना। ठीक है, नेक्स्ट, द क्लास इंटरवल विथ क्लास मार्क एंड क्लास साइज 20 एंड 10। बोला है कि इनमें से वो कौन सा इंटरवल है जिसका क्लास मार्क 20 होना चाहिए और क्लास साइज जो होना चाहिए वो आपका कितना होना चाहिए, 10 होना चाहिए। ठीक है, क्लास साइज का मतलब क्या होता है कि इंटरवल का साइज। तो अगर आप देखोगे इन सभी इंटरवल का साइज 10 है, 10 से 20, तो इंटरवल का साइज क्या है, 10 है। 15 से 25, इस इंटरवल का साइज भी 10 है। 25 से 35, तो इन सभी इंटरवल्स का जो साइज है वो 10 ही है। अब देखो इनमें से वो कौन सा इंटरवल है जिसका क्लास मार्क 20 है। अभी समझाया था क्लास मार्क हम कैसे निकालते हैं। देखो लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइड बाय 2। तो देखो इनमें से वो कौन सा इंटरवल है कि इसका लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइड बाय 2 करने से हमें 20 मिल जाएगा। 10 प्लस 20 30, और 30 को 2 से डिवाइड करेंगे 15 आएगा, तो ये तो नहीं हो सकता। 15 प्लस 25 40, और 40 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 20। यस, 15 प्लस 25 डिवाइड बाय 2, तो 40 बाय 2 दैट इज 20। तो इसमें बी वाला ऑप्शन सही है। नेक्स्ट बोला है इन इट इज गिवन दैट ट्रायंगल ए बी सी जो है वो ट्रायंगल एफ डी ई के क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। तो ठीक है, दो ट्रायंगल्स बना लेते हैं हम यहाँ पे। एक ट्रायंगल हमारे पास मान लो ये है ए बी सी। ठीक है, ये ट्रायंगल आपका कॉन्ग्रुएंट है एक दूसरे ट्रायंगल के जो कि है एफ डी ई के। ठीक है, आगे क्या बोला गया है, कहाँ के क्वेश्चन, हाँ ए बी 5 है, ए बी हमारे पास 5 है, एंगल बी 40 है, एंगल बी 40 है, एंगल ए 80 है, एंगल ए हमारे पास 80 डिग्री है। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ एंगल ई, हमें इस एंगल की वैल्यू फाइंड करनी है। अब आप खुद बताओ अगर ये दोनों ट्रायंगल्स आपस में कॉन्ग्रुएंट है तो जो एंगल सी की वैल्यू होगी
वही तो एंगल ई की वैल्यू होगी सीपी सीटी से भाई। अगर ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट है सो एंगल सी जो होगा वो एंगल ई के इक्वल होगा। अब एंगल सी निकालो। हमें पता है ट्रायंगल के तीनों एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है, तो 80 और 40 हो गया 120, तो ये सी हमारे पास आ जाएगा 60 डिग्री। और अगर सी 60 डिग्री है तो ए भी कितना होगा 60 डिग्री। ठीक है, तो देखो इसमें ऑप्शन नंबर बी बोला दी टाइप ऑफ ग्राफ ऑफ अ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल इज। देखो कभी भी अगर आपको लीनियर इक्वेशन गिवन है, लीनियर इक्वेशन तो लीनियर इक्वेशन का जो ग्राफ होता है ना, लीनियर इक्वेशन का जो ग्राफ होता है वो हमेशा स्ट्रेट लाइन बनता है, स्ट्रेट लाइन। ठीक है, लीनियर इक्वेशन का ग्राफ हमेशा कैसे बनता है, स्ट्रेट लाइन बनता है। ठीक है, क्वाड्रेटिक क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो ग्राफ होता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो ग्राफ होता है वो बनता है पैराबोला। इसका जो ग्राफ बनता है उसको हम बोलते हैं पैराबोला। ठीक है, पैराबोला, पैराबोला कुछ पैराबोला का देखो इस तरह बनता है कुछ, इसको हम इस तरह के ग्राफ देखे ना आपने, ये पैराबोला होता है। और क्यूबिक पॉलिनोमियल का जो ग्राफ बनता है, क्यूबिक पॉलिनोमियल का जो ग्राफ बनता है वो हमारे सामने इस तरह से बनता है। ठीक है जी, इस तरह का जो ग्राफ होता है ये क्यूबिक पॉलिनोमियल का होता है। ठीक है, ठीक, तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही है, लीनियर इक्वेशन का ग्राफ स्ट्रेट लाइन। ठीक है, ऑप्शन बी सही है। अब 18th क्वेश्चन करते हैं। देखो 18th क्वेश्चन बोला गया है AD इज डायमीटर ऑफ अ सर्कल एंड AB इज कॉर्ड। सो देखो ये सर्कल है, बोला AD इसका डायमीटर है, सो AD इसका डायमीटर हो गया, ये सर्कल का सेंटर हो गया। AB इज अ कॉर्ड, देखो ये AB हमारे पास एक कॉर्ड हो गया। ठीक है, और AD की वैल्यू हमारे पास कितनी है 34, AD हमारे पास 34 है, तो यहाँ से यहाँ तक 17 हो जाएगा और यहाँ से यहाँ तक 17 हो जाएगा। ठीक है, और AB की वैल्यू 30 है, AB हमारे पास कितना है, यहाँ कितने, सो AB हमारे पास है 30 सेंटीमीटर। ठीक है, तो आगे क्या बोला गया, द डिस्टेंस ऑफ AB फ्रॉम द सेंटर ऑफ सर्कल। तो हमें इस AB का सर्कल के सेंटर से डिस्टेंस बताना है। ठीक है, और आपको पता है किसी भी पॉइंट और किसी भी लाइन के बीच का अगर आपको डिस्टेंस बताना होता है तो हमेशा आप परपेंडिकुलर लाइन लेते हो। ठीक है, किसी भी पॉइंट और लाइन के बीच का अगर आपको डिस्टेंस बताना है तो हमेशा आप एक परपेंडिकुलर लाइन लेते हैं। ठीक है, ये हमेशा याद रखना। तो मुझे ये निकालना है, इस पॉइंट को आप मान लो M। ठीक है, तो बेसिकली मुझे OM निकालना है। ठीक है, क्योंकि OM हमें क्या बता रहा है, OM हमें बता रहा है सर्कल के सेंटर और इस AB कॉर्ड के बीच का डिस्टेंस बता रहा है। ठीक है, अब देखो, अब सर्कल चैप्टर में आपने पढ़ा था कि सर्कल के सेंटर से अगर आप किसी कॉर्ड के ऊपर परपेंडिकुलर लाइन डालते हो तो वो कॉर्ड को क्या कर देती है, बाइसेक्ट कर देती है। सो अगर सर्कल के सेंटर से हमने कॉर्ड के ऊपर परपेंडिकुलर लाइन डाली तो ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट इक्वल हो जाएगा। तो ए भी हमारे पास पूरा 30 था, तो 15 ये हो गया और 15 ये हो गया। समझ में आया कि नहीं आया। अब हमें ये निकालना था, तो अब आपको देखो यहाँ पे एक राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा है कुछ इस तरह से, एक राइट एंगल ट्रायंगल इस तरह से। ठीक है, ये हमारे पास कितना है, सबसे बड़ी साइड हमारे पास 17 है। ठीक है, ये हमारे पास कितना है, AM हमारे पास कितना है 15, तो ये हमारे पास 15 है। हमें ये निकालना है OM, तो ये हमें निकालना है। सो इसके अंदर पाइथागोरस थ्योरम लगा दो, h का स्क्वायर इक्वल टू p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। h की वैल्यू कितनी है 17, 17 का स्क्वायर इक्वल टू ये हमें निकालना है। ठीक है, तो p का स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर, इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ से जो p की वैल्यू है वो 8 आ जाएगी। समझ में आया कि नहीं आया। तो इसका मतलब OM जो हमारे पास आया कितना आया, 8 आया। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन सही है इसके अंदर, डी ऑप्शन। इसको सॉल्व कर लेना, आगे सॉल्व हो जाएगा तो आंसर आपका डी ही आएगा। ठीक है, ऑप्शन डी। नेक्स्ट देखो 19th क्वेश्चन एजरेशन रीजन वाली, बोला है ऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट इज नेगेटिव इन थर्ड एंड फोर्थ कोऑर्डिनेट। आपको पता है कि अगर मैं एक ये
पे ए लेता हूँ, इसको आप क्या बोलते हैं बताओ? इसको हम बोलते हैं कोऑर्डिनेट, कोऑर्डिनेट, कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट, जिसमें ये एक्स होता है, इसको हम क्या बोलते हैं? एब्सिसा, और ये वाई को हम क्या बोलते हैं? ऑर्डिनेट, एब्सिसा, ऑर्डिनेट। ठीक है, हमारे एब्सिसा ऑर्डिनेट होते हैं। तो पूछा है कि जो ऑर्डिनेट होता है किसी पॉइंट का, मतलब जो वाई की वैल्यू होती है, जो वाई की वैल्यू होती है वो आपकी नेगेटिव होती है थर्ड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर। तो देखते हैं, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, ये सेकंड क्वाड्रेंट होता है, ये थर्ड क्वाड्रेंट होता है और फोर्थ क्वाड्रेंट होता है। बोले थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या आपका ऑर्डिनेट या आपकी जो वाई की वैल्यू होती है क्या वो नेगेटिव होती है? बिल्कुल नेगेटिव होती है, क्योंकि थर्ड और फोर्थ दोनों क्वाड्रेंट के अंदर ये नेगेटिव वाई एक्सिस वाली लाइन आती है, नेगेटिव, क्योंकि इसके ऊपर वाई पॉजिटिव होता है, वाई पॉजिटिव होता है, और नीचे क्या होता है? वाई नेगेटिव होता है। तो जो थ्री और फोर्थ दोनों कोऑर्डिनेट है उसमें वाई का नेगेटिव एक्सिस आता है। तो येस, थर्ड और फोर्थ दोनों क्वाड्रेंट के अंदर आपका जो ऑर्डिनेट होता है या वाई की वैल्यू होती है वो नेगेटिव होती है। ठीक है, बोला 5,5 इज अ पॉइंट विच इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम बोथ एक्सिस। बिल्कुल सही। आप बताओ 5,5 का मतलब क्या है? 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। तो 5,5 यहाँ आएगा, यहाँ कहीं आएगा 5,5। 5,5 का मतलब क्या है कि एक्स एक्सिस पर 5 यूनिट है, मतलब एक्स एक्सिस पर भी 5 यूनिट हमें कदम चलना पड़ा और वाई एक्सिस पर भी हमें 5 कदम चलना पड़ा। तो इसका मतलब 5,5 क्या है? जो पॉइंट है उस पॉइंट पर पहुंचने के लिए मुझे एक्स पर भी 5 कदम चलना पड़ा, वाई पर भी 5 कदम चलना पड़ा। ठीक है, तो दोनों ही एक्सिस से, एक्स एक्सिस पर भी और वाई एक्सिस पर भी ये इक्वल डिस्टेंस पे है। ठीक है, तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही आएगा बताओ? इसमें आएगा बोथ assertion एंड रीजन आर ट्रू। कहाँ गया? हाँ ये रहा, assertion and reason are true and R is the correct explanation of assertion। वैसे तो इसमें कोई रिलेशन नहीं है इन दोनों के बीच में, तो इसमें लिख सकते हैं A एंड R ट्रू बट R इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ A, ये भी लिख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि जो फर्स्ट में assertion की जो बात करी गई है उससे तो आपका रीजन रिलेटेड है ही नहीं, समझ में आया कि नहीं आया? तो ये कर सकते हैं। वैसे इसमें बेस्ट ऑप्शन आपका फर्स्ट रहेगा, assertion and reason both are true and reason is the correct explanation of assertion। ठीक है, तो कहीं ना कहीं ये 5,5 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर है, तो हाँ रिलेटेबल है, तो आप ये टिक करना ज़्यादा बेस्ट है ऑप्शन। ठीक है, assertion and reason are true and R is the correct explanation of assertion। ठीक है, नेक्स्ट बोला है इन द गिवन फिगर एंगल ए बी ओ इज 40 डिग्री एंड ए सी ओ 30 डिग्री, देन एंगल बी ओ सी 80 डिग्री होगा। देखते हैं, बोला है बी ओ सी जो आपका है कितने डिग्री होगा? ये 80 डिग्री। पूछा ये एंगल क्या आपका 80 डिग्री होगा? बताओ। देखो सर्कल बनाते हैं, ऐसे है सर्कल, ये यहाँ सेंटर का रेडियस है, सर्कल का रेडियस है, ऐसे हो गया, ये बी है, ये ओ है, ये सी है, ये ए है। ठीक है, इसमें आपको क्या करना पड़ेगा? इसको ज्वाइन करना पड़ेगा, इससे ज्वाइन कर दो। हमें पता है ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है, और ठीक है बस यही है। तो अगर ये एंगल 40 डिग्री है, इफ दिस एंगल इज 40 डिग्री, देन ये भी एंगल कितना होगा बताओ? 40 डिग्री होगा, क्योंकि ट्रायंगल में अगर दो साइड, इस ट्रायंगल में देखो ना, ये साइड और ये साइड आपस में इक्वल है, तो अगर ये 40 है तो ये भी 40 होगा। इसी तरह से इस वाले ट्रायंगल के अंदर, इस वाले ट्रायंगल के अंदर ये एंगल हमें 30 डिग्री गिवन है, तो ये वाला भी कितना होगा? 30 डिग्री होगा। तो ये पूरा का पूरा एंगल हो कितना जाएगा? 70 डिग्री का। कितना हो जाएगा? 70 डिग्री का। तो हमसे क्वेश्चन पूछा था क्या बी ओ सी, मतलब ये वाला जो एंगल है, क्या ये एंगल आपका 80 डिग्री का होगा? 80 बिल्कुल नहीं होगा। हमें पता है कोई भी आर्क सेंटर पे जो एंगल बनाती है उसका हाफ एंगल वो रिमेनिंग पार्ट ऑफ सर्कल पे बनाती है। सो अगर ये 70 डिग्री है ये वाला एंगल, तो ये वाला एंगल कितना होगा? 140 डिग्री का होगा, डबल होगा ना उससे। तो आदर्शन तो गलत है। क्या है? एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क ऑफ अ सर्कल एट द सेंटर इज ट्वाइस द एंगल सबटेंडेड बाय द आर्क एट रिमेनिंग पार्ट। बिल्कुल सही, रीजन तो सही है। हमें पता है कि कोई भी आर्क जो होता है
वो सेंटर पे जो एंगल बनाता है वो हमेशा ट्वाइस होता है उस एंगल के जो कि सेम आर्क रिमेनिंग पार्ट ऑफ सर्कल पे बनाता है। ठीक है, तो असर्शन इज रॉन्ग बट रीजन इज करेक्ट, रीजन इज ट्रू। ठीक है, तो ऑप्शन डी इसमें सही है। ठीक है।